नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज 31 दिसंबर है, यानी साल 2021 का आखिरी दिन। देश दुनिया में आज के दिन आने वाले साल का जश्न मनाने की परंपरा है, लेकिन इस वक्त कोरोना का खतरा काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। देश के तमाम हिस्सों में कोरोना से बचाव की नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया है। बावजूद इसके भीड़ पर लगाम नहीं लग पा रहा। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में, राजस्थान और गोवा जैसी तमाम जगहों पर आपको बता दें कि भीड़ बेकाबू नजर आ रही है। लोग कोरोना के नियमों को ताक पर रखकर नए साल के जश्न में मशगूल हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाकई में ये डराने वाली हैं और साफ तौर पर और आफत को न्योता देने वाली ये तस्वीरें हैं। देखिए जरा, चाहे आप हिल स्टेशन पहुंच जाइए या किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पर, आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। पूरी तरह से बाजार हो, होटल्स हो, रिजॉर्ट हो, भरे हुए नजर आ रहे हैं लोगों से। तो वाकई में तस्वीरें डराने वाली हैं। उधर महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के केसेस के मामले में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आ चुका है। कोरोना के बढ़ते मरीजों के मामले में पहले नंबर पर है महाराष्ट्र। लेकिन केवल महाराष्ट्र ही नहीं, कोरोना की तीसरी लहर का खतरा पूरे देश के अलग अलग राज्यों पर मंडरा रहा है, यानी कि हालात तेजी के साथ बिगड़ रहे हैं। चुनाव आयोग माने चाहे ना माने, सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव करें। कोई नेता भी माने या ना माने, लेकिन देश में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है। ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जल्द ही कंफर्म तो और 2-3 दिन वेट कर लीजिएगा, 2-3 दिन में पता ही लग जाएगा। ये जरूर लगता है कि ओमिक्रॉन ही लग रहा है। इसकी वजह 46% तो पहुंच ही चुका है जी। और ये जीनोम सीक्वेंसिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, ऐसा लगता है कि इसका प्रोपोर्शन बढ़ता चला जाएगा। तो मुंबई और मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है, जो कि जैसे कि दिल्ली हुई, जहां पे की केसेस बहुत जल्दी बढ़ी है, हम ये कह सकते हैं कि तीसरी लहर की शुरुआत जैसी बात है। देश में इस वक्त 23 राज्यों में ओमिक्रॉन के 960 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। लेकिन हालात देखिए, अब भी रैलियां हो रही हैं, बाजारों में भीड़ दिखाई दे रही है, हिल स्टेशन पर लापरवाह सैलानियों की मौज मस्ती दिख रही है। तो मन पक्का कर लीजिए, तीसरी लहर आ गई है। बस उसका असर दिखना कुछ दिनों में शुरू होने वाला है और ये इशारा आंकड़ों में दिखने लगा है। पिछले 24 घंटे में देश में 13,154 केस आए हैं। करीब 268 मौतें हो चुकी हैं। यह आंकड़ा करीब 7 हफ्तों के बाद फिर यहां पहुंचा है, यानी लहर ने ऊंचा उठना शुरू कर दिया है। इन सभी मामलों में 72% मामले केवल 5 राज्यों में ही मिले हैं। इनमें से महाराष्ट्र से 3900 केस, केरल से 2846 मामले, पश्चिम बंगाल से 1089 केस, दिल्ली से 923 और तमिलनाडु से 739 मामले आए हैं। अगर हम देश की परिस्थिति देखें तो आज देश में करीब 82,402 केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं, यानी कि वह केसेस जो कि या तो होम आइसोलेशन में है या जो हॉस्पिटल सेटिंग में मॉनिटर किए जा रहे हैं। देश में ऑन एन एवरेज 8,000 से अधिक केसेस पिछले एक हफ्ते का अगर हम एवरेज निकालें तो पाए जा रहे हैं और ओवरऑल केस पॉजिटिविटी देश की इस टाइम करीब 0.92% है। यहाँ अगर हम फर्दर डेटा को एनालाइज करें तो पाते हैं कि पिछले 24 घंटों में देश में टोटल 13,154 केसेस नोट किए गए हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। 28 अक्टूबर को ही महाराष्ट्र में 2,172 मामले थे और अगले दिन ये आंकड़ा 3,900 तक पहुंच गया, यानी 24 घंटे के अंदर 1,728 नए केस आ गए। रोजाना आंकड़ा 500-600 का रहता था, अभी 2,000 के दरमियान आंकड़ा रह रहा है। तो इसका मतलब है 5 गुना ये संख्या, रोज एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। और इसमें हम टेस्टिंग कम कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अगर मुंबई का सोचेंगे तो मुंबई में 51,000 टेस्टिंग रोज हो रही है। तो 51,000 में 20 दिसंबर को अगर देखेंगे तो करीबन 300 के दरमियान केसेस आते थे, लेकिन अभी कल का आंकड़ा ये 2200 के दरमियान रहेगा।
महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के मामले दुगने हो गए। महाराष्ट्र में भी मुंबई एक बार फिर से कोरोना हॉटस्पॉट बनी हुई है। महाराष्ट्र में कल के दिन में कोरोना के 3,900 केसेस पाए गए हैं, जिसमें से 2,500 केसेस सिर्फ मुंबई से रिपोर्ट किए गए हैं। डॉक्टर्स की अगर माने तो ओमिक्रॉन के चलते मुंबई में तीसरी लहर आ चुकी है और इसीलिए इतने ज्यादा केसेस पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसमें से कई लोग जो हैं वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, जो कि कोविड के लिए पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कम से कम लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है और साथ ही साथ 6 से 7 दिनों में लोगों की रिकवरी भी हो रही है। लेकिन एक साथ इतने बढ़ते मामलों ने प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है। दिल्ली की स्थिति भले ही महाराष्ट्र जैसी ना हो, लेकिन हालात ठीक नहीं है। दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम भी लागू हो चुका है। ऑरेंज अलर्ट के तहत कई पाबंदियां लगी हैं। बावजूद उसके एक बार फिर से केस बढ़ने की रफ्तार मार्च अप्रैल की याद दिला रही है। अगर हम कल की बात करें, जो आंकड़े बुधवार को सामने आए थे वो 1.29% थे, जो बेहद डराने वाले थे, और जो नए मामले आए थे वो भी 923 थे, जो 86% बढ़ के आए थे। अब अगर इसी तरीके से मामले बढ़ते रहे तो सरकार आने वाले वक्त में और कड़े कदम उठा सकती है, क्योंकि पहले ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया था। इसके अलावा बाजारों को लेकर के भी कई सारे नियम लागू किए गए थे। लेकिन जिस तरीके की पॉजिटिविटी दर सामने आ रही है कोरोना की, उसको देखते हुए सरकार और कड़े कदम उठा सकती है। इसी हफ्ते मंगलवार के मुकाबले बुधवार को जो आंकड़े सामने आए वो करीब 86% ज्यादा थे। सोमवार को दिल्ली में कोरोना के 331 केस थे। मंगलवार को यह आंकड़ा 496 हो गया और फिर बुधवार को अचानक से यह आंकड़ा 923 पहुंच गया। डेल्टा की सुनामी में दूसरी लहर का कहर झेल चुके महाराष्ट्र और दिल्ली में ही सबसे ज्यादा मामले ओमिक्रॉन के भी हैं। अगर हम केवल ओमिक्रॉन की ही बात करें तो दिल्ली ने महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में इस वक्त सबसे ज्यादा 263 ओमिक्रॉन मरीज हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां 252 मरीज हैं। इसके बाद गुजरात में 97, राजस्थान में 69 और केरल में 65 मरीज केवल ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। यहाँ एक बात आपको ये भी समझनी होगी कि ये केवल वो संख्या है जिसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आ चुकी है। अभी ना जाने कितने ही मरीजों के नाम जीनोम सीक्वेंसिंग की लिस्ट में होंगे और ना जाने कितने ही ऐसे होंगे जिनके नाम लिस्ट में लिखे जाने होंगे। आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मीडिया से बात करते हुए इस बात को साफ कहा कि दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग का जो डेटा है उसके हिसाब से 46% जो केसेस दिल्ली में आए हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के हिसाब से वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के पीछे ओमिक्रॉन वेरिएंट का हाथ होने वाला है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरे के बीच दिल्ली में ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान का स्टेज 1 लागू है। स्कूल, कॉलेज, जिम, स्पा बंद हैं। दुकानें 2 दिन के बीच में 1 दिन बंद रखी जा रही हैं। वहीं शादी और अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों में 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। और इस सख्ती का कारण ये है कि दिल्ली के अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं। LNJP अस्पताल में 25 दिसंबर को जहां 221 लोग भर्ती हुए थे, 26 दिसंबर को उनकी तादाद 230 पहुंच गई। 27 दिसंबर को 266 मरीज बिस्तर पर थे और फिर 28 दिसंबर को 280 मरीजों को बिस्तर की जरूरत पड़ी। दिल्ली में LNJP अस्पताल को ओमिक्रॉन के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। डेल्टा में जहां पर सडन ड्रॉप हो रहा था ऑक्सीजन लेवल का और ज्यादातर पेशेंट्स को आईसीयू की आवश्यकता थी, ओमिक्रॉन में ज्यादातर पेशेंट स्टेबल हैं। किसी भी पेशेंट को आईसीयू की आवश्यकता अभी तक नहीं हुई है और हमने देखा है कि ज्यादातर पेशेंट स्वस्थ होके डेल्टा से जल्दी ठीक होके घर जा रहे हैं। जिस तेजी से ओमिक्रॉन के मरीज बढ़े हैं उसी तेजी से कोरोना संक्रमण भी बढ़ा है। इसलिए राज्य विशेष तौर पर कोविड नियमावली बना रहे हैं। जैसे राजस्थान ने आगे बढ़कर फैसला लिया है और प्रदेश के हर नागरिक को वैक्सीन लगवानी ही होगी। तो कोरोना वैक्सीन है सबके लिए अनिवार्य है और 31 जनवरी तक सबको लगाना अनिवार्य कर दिया। जो नहीं लगाएंगे उनकी बारे में विचार करें, उनके साथ सख्ती करेंगे, उनकी जो भी सरकारी योजना है उनको रोक देंगे। और मुझे लगता है कि अभी फर्स्ट डोज 90% हो गई और ऐसी नौबत नहीं आएगी और दूसरी डोज भी हमारी 74% हो गई। इसलिए 30 जनवरी में हमारी 100% हो जाएगी। इसलिए कोई सख्ती करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रदेश की जनता, देश की जनता बहुत समझदार है।
दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। स्कूल, कॉलेज, जिम, सिनेमा सब बंद हैं। मेट्रो और बस में 50% यात्री ही चल सकते हैं। कर्नाटक ने 10 दिन का नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। असम में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। यूपी में भी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। शादी में 200 लोगों की लिमिट तय कर दी है। हरियाणा ने भी नाइट कर्फ्यू लगाया है। शादी पार्टी में 200 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक है। मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू है। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। होटल, जिम, सिनेमा 50% क्षमता से चलेंगे। हाल फिलहाल में कोरोना संक्रमण के आंकड़े से जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, ये वैसे ही हैं जैसे इसी साल के शुरुआती महीनों में डेल्टा वेरिएंट के दौरान देखे गए थे। ये एक्स्ट्रा खबरदार रहने का समय है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अमित भारद्वाज, मुंबई से मुस्तफा शेख और जयपुर से देव अंकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करने वाला, अपशब्द कहने वाला कालीचरण पकड़ा गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने मध्य प्रदेश जाकर उसकी गिरफ्तारी की है। इसके बाद कालीचरण की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के तरीके पर बीजेपी के नेता आग बबूला होने लगे। देश के संघीय ढांचे, समाज के लिए ज्यादा खतरनाक क्या है? संत जैसा चोला पहनने वाले कालीचरण का महात्मा गांधी को गाली देना, या बापू को गाली देने वाले को छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से मध्य प्रदेश जाकर गिरफ्तार कर लेना, या कालीचरण की गिरफ्तारी के तरीके पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का सवाल उठाना, या कालीचरण को रिहा करने के लिए बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल का #रिलीज कालीचरण का ट्वीट करना। अपने नाम के आगे महाराज लगाकर, संतों जैसा चोला उड़कर, पहले धर्म संसद के नाम पर, फिर सफाई देने के नाम पर कालीचरण एक बार नहीं 2 बार महात्मा गांधी का अपमान करता है, अपशब्द कहता है, गाली देने पर कायम रहता है, माफी मांगने से इनकार करता है, बोलता है जो बोला ठीक बोला। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। गजवाए हिंद फेल कर दिया महात्मा नाथुराम गोडसे जी ने। कोटि कोटि धन्यवाद है उनको। महात्मा गांधी नहीं, महात्मा नाथुराम जी गोडसे हैं। क्या राष्ट्रकुल को एकत्रित जिस व्यक्ति ने किया उसको ही राष्ट्रपिता का सम्मान मिलना चाहिए, ना कि हिंदुओं से पार्शियलिटी करने वाले गांधी को। छत्तीसगढ़ में हुई धर्म संसद में चौड़े होकर बोलने वाला कालीचरण FIR दर्ज होते ही गायब हो गया। तब 28 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुका है और बहुत साहसी है, तो आग सरेंडर करें। बाहर इस प्रकार से बयानबाजी करने के बजाय तो सीधा पुलिस में FIR दर्ज हो चुका है, वह अपने आप को सरेंडर करें, नहीं तो गिरफ्तार करें, छत्तीसगढ़ की पुलिस जाएगी। इसके बाद छत्तीसगढ़ की पुलिस ने मध्य प्रदेश के खजुराहो के पास बागेश्वर धाम से कालीचरण को खोजा, पकड़ा, गाड़ी में बैठाया, आगे की कार्रवाई के लिए छत्तीसगढ़ लेकर आ गए। जैसे ही आज तक ने कालीचरण की गिरफ्तारी की खबर देश को बतानी शुरू की, पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नाराजगी भरे सुर के साथ सामने आए। आपत्तिजनक तरीका है, ये तरीका ठीक नहीं है, ये संघीय मर्यादा का भी उल्लंघन है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले बता देते, पहले भी बता सकते तो गिरफ्तारी के बाद बता देते। अब तो कल को कोई भी पुलिस का नाम लेके किसी आश्रम में या किसी के घर में घुसेगा और पकड़ लेगा, तो ये एक नई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन जाएगी। मैंने DGP मध्य प्रदेश को कहा है कि DGP छत्तीसगढ़ को अपनी आपत्ति दर्ज कराए। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताया कि गांधी के गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या नाराज हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नरोत्तम मिश्र जी तब भी गृह मंत्री थे जब उत्तर प्रदेश उज्जैन में अपराधी पकड़े गए थे उत्तर प्रदेश के, तब वो चुप क्यों थे? और नियम की बात है, नियम के पालन किया जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। नियम की बात है, नियम के पालन किया जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। बापू के हत्यारों को प्रणाम करने वाले कालीचरण की गिरफ्तारी पर संघीय मर्यादा की चिंता।
बापू को गाली देने वाले कालीचरण की गिरफ्तारी पर तरीके को लेकर सवाल, तरीका क्या होता है या आप जाने उससे पहले बापू को अपमानित करने वाले कालीचरण का कितना सम्मान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री करते हैं, इसको एक लाइन में 2 बार सुनिए। कालीचरण जी ने जो बोला वो भी आपत्तिजनक था। कालीचरण जी ने जो बोला वो भी आपत्तिजनक था। और जिस तरह से और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते हैं आज तक।